सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वजीत सिंह और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। तो आज जो है हम लोग केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था क्लास 11 का, उसका हम लोग सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल डिस्कस करेंगे बस। वैसे ये भी जाके बाद में फ्लॉप ही हो गया था, पर इसके पोस्टुलेट्स जो है इसने काफी तहलका सा मचा दिया था केमिस्ट्री के वर्ल्ड में। काफी चीजें हैं जो इस मॉडल से हमको पता लगी थी एटम्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पोस्टुलेट्स हमने लिखे हैं। टोटल 6 पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए थे, 6 उन्होंने मतलब सेंटेंसेस दिए थे और उनको प्रूव भी किया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है उन्होंने कहा कि एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। ये तो रदरफोर्ड ने भी कहा था, बिल्कुल यही कहा था कि एटम जो है उसके सेंटर को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। एटम के पास एक सेंटर है जो कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। बिल्कुल, क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है पता है, उसमें क्या है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए उस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, ये उनका फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट क्या था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। क्या मैक्सवेल को बोला तुम्हारा थ्योरी गया भाड़ में। ठीक है, तुम्हारे थ्योरी से हमको कोई मतलब नहीं है। मैक्सवेल का थ्योरी क्या था कि ना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है, कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो क्या होगा, वो कंटिन्यूअसली रेडिएट करते रहेगा, एनर्जी लूज करते रहेगा। तो वही चीज यहां पे हुआ था जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा था न्यूक्लियस के चारों तरफ रदरफोर्ड के मॉडल में, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में था। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन में था। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे कॉन्साइड कर गया न्यूक्लियस से। ये कहना था मैक्सवेल का। बोर ने बोला, नील बोर इनका नाम था साइंटिस्ट का, इन्होंने कहा मैक्सवेल तुम्हारा थ्योरी गया भाड़ में। यहां पे जो मैंने बताया है वही होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। उनका वेलोसिटी भी फिक्स है, उनका एनर्जी भी फिक्स है। ऑर्बिट फिक्स, वेलोसिटी फिक्स, एनर्जी फिक्स, ये कहना है किसका? नील बोर का। सेकंड पोस्टुलेट यही कहता है। थर्ड पोस्टुलेट क्या कह रहा है? थर्ड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, समझना है इसको अच्छे से। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन अ सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम L इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, अब यहां पे तो बहुत सारे टर्म्स आ गए। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, 9th में पढ़े हैं, पर फिर से अभी हम लोग देखेंगे। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, h क्या है, पाई तो पता है, पाई पता है, h क्या है, ये सारी चीजें अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे ये h है क्या। h क्या है हमारा? प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है हमारा? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये जो एक साइंटिस्ट थे प्लैंक, उन्होंने दिया था, ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसका वैल्यू जो है वो आगे हम लोग अभी देखेंगे, इसी चैप्टर में हमको मिलेगा सारी चीजें। ठीक है, तो इसको अभी मान लीजिए कि ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो इसका कहने का क्या मतलब है इस थ्योरी का, इसके बाद अभी हम लोग एंगुलर मोमेंटम भी समझेंगे। पर पहले कि जो ऑर्बिट है ना, वो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्बिट में, जैसे ये न्यूक्लियस है, अगर इसके चारों तरफ सारे ऑर्बिट्स हैं, इतने सारे ऑर्बिट हमने बना लिया, तो ऐसा नहीं कि हर ऑर्बिट में आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में मिलेगा? जो इसका मल्टीपल होगा, h/2π का मल्टीपल होगा, यानी कि h/2π, या तो किसी ऑर्बिट का वैल्यू h/2π हो, या फिर 2h/2π हो, या फिर 3h/2π हो, या फिर 4h/2π हो, है ना। ऐसा कोई वैल्यू हो ऑर्बिट का। ऑर्बिट का वैल्यू क्या है, h को जब हम 2π से डिवाइड कर रहे हैं और उसका मल्टीपल आए, तो ही क्या होगा, वो ऑर्बिट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। अगर h/2π नहीं आ रहा है किसी ऑर्बिट का वैल्यू, उसका मल्टीपल नहीं आ रहा है किसी ऑर्बिट का वैल्यू, तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। ये इनका कहना था। यानी कि यहां से जो आप निकाल सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं कि L क्या है। L हमारा हो गया NH/2π, वेयर N इज एन इंटीजर। N क्या है? एक इंटीजर है। n इंटीजर है, n का वैल्यू 1 हो सकता है, n का वैल्यू 2 हो सकता है, n का वैल्यू 3 हो सकता है। उस हिसाब से आपका l का वैल्यू चेंज होगा, और जिसमें कि ये वैल्यू आएगा l का जिस ऑर्बिट में,
उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, उसी को हम सेल बोलते हैं। सेल क्या है? ऐसे ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां से एक और चीज समझ में आया आपको कि ये n क्या हो गया, ये नंबर ऑफ सेल भी हो गया ना। ये L क्या है, ये n क्या है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ सेल भी n ही हुआ। मतलब अगर किसी चीज का वैल्यू n का वैल्यू 1 है, यानी वो फर्स्ट सेल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर n का वैल्यू 2 है, मतलब 2h/2π आ रहा है, इसका मतलब वो सेकेंड सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अगर n का वैल्यू 3 है, यानी 3h/2π, तो मतलब वो थर्ड सेल हो गया हमारा, जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया n का वैल्यू। n का वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ सेल्स कहते हैं हम n को। n मतलब फर्स्ट सेल या सेकंड सेल या थर्ड सेल या फोर्थ सेल, ये हो गया हमारा n, ठीक है, जो कि एक इंटीजर है, ठीक है। अब सबसे पहले हमको समझना है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो यहां पे देखिए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या है? तो एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि रेडियल वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर का क्रॉस है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो घूम रहा है किसके तरफ, एक रेडियस है उसका r, ठीक है, r रेडियस के साथ वो गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो उसका जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा? उसका एंगुलर मोमेंटम होगा r इंटू मोमेंटम। मोमेंटम जो है यहाँ पे हम लोग उसको p से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोमेंटम का भी फॉर्मूला आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, mv, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा L इज इक्वल टू r इंटू क्रॉस है, m आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, v आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए वेक्टर का जो क्रॉस होता है, वेक्टर को जब हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है, तो क्या आता है? तो आता है हमारे पास L इज इक्वल टू, ये अगर आप mvr लिखते हैं तो साथ आपके पास आ जाएगा साइन थीटा। किसी भी दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसके साइन थीटा को उसके साथ हमको इनटू करना होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इधर इस मोमेंटम का डायरेक्शन, रेडियस का डायरेक्शन इस साइड, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहां से आ जाएगा mvr इंटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया? mvr हो गया, ठीक है। तो यही हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है। इसको आपको याद रखना है कि किसी भी सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम का क्या वैल्यू होता है? mvr होता है। तो इससे पहले जो हमने पोस्टुलेट देखा, थर्ड पोस्टुलेट, उससे हमको एक और फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे कि mvr जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? nh/2πk। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला डिराइव। ये थर्ड पोस्टुलेट यही कह रहा है। थर्ड पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम जो है जिस ऑर्बिट का nh/2π होगा उसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। अगर नहीं है उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π तो वो रिवॉल्व नहीं करेगा। जैसे आप देखिए, आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में डेस्क लगे हुए हैं, ठीक है, एक डेस्क जो है उस पे जो है 40% मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद दूसरा जो डेस्क है उसमें 50% मार्क्स लाने वाले हैं। तीसरा जो डेस्क है उसमें 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, ठीक है। टीचर ने बोला कि 40, 50, 60, 70, 80 या 90 लाओगे तो आपको जो डेस्क है उस पर बैठाया जाएगा। अगर 45 लाओगे तो कहीं नहीं बिठाएंगे, जस्ट फर्श पे बिठाएंगे। 55 लाओगे तो फर्श पे बैठोगे, 59 लाओगे तो फर्श पे बैठोगे, 60 लाओगे तो डेस्क पे बैठोगे। तो क्या करना है? तो वहां पे ये चीज आपको समझ में आएगा कि 60 वाला जो है डेस्क उसी पे स्टूडेंट्स हैं, 50 वाला जो डेस्क है उसी पे स्टूडेंट्स हैं, पर किस पे स्टूडेंट्स नहीं है? 51, 52, 53, 54 पे नहीं है, ठीक है। यानी कि जैसे यहां पे है कि nh/2π पे इलेक्ट्रॉन है, 2h/2π पे भी इलेक्ट्रॉन है, 3h/2π पे भी इलेक्ट्रॉन है। पर अगर हम बोले कि 1.5h/2π ले तो क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको? नहीं, वहां पे वैकेंट स्पेस होगा, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे इस वाले ऑर्बिट में। इन तीनों ऑर्बिट्स में होंगे पर इसमें नहीं होंगे। यही ये पोस्टुलेट समझाता है हमको। तो आई होप आपको एंगुलर मोमेंटम और ये पोस्टुलेट क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे हमारा है फोर्थ पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट देखिए क्या कहता है, व्हाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं किसके तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है
वो कहां से आ रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जब देखिए दो कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, दो चार्ज बॉडी है, जो अगर ये दोनों पे सेम चार्ज होगा प्लस चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये इधर जाएगा ये इधर चला जाएगा। इस पे अगर आ जाएगा माइनस चार्ज, एक पे प्लस एक पे माइनस, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा है, इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसका फॉर्मूला भी है, तो फॉर्मूला देख लेते हैं। इन दोनों के बीच में जो मान लीजिए कि डिस्टेंस है वो r है, तो फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला है। कौन से फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है। ये आपको फिजिक्स में क्लास 11 में या 12 में जरूर मिलने वाला है, ये वाला फॉर्मूला। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप अगर हम बात करें कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होता है, कि जब कोई चीज सर्कल में घूम रहा होता है, ठीक है, तो जो फोर्स टुवार्ड्स रेडियस लगता है, टुवार्ड्स सेंटर लगता है, सेंटर की तरफ, उसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। कोई एक चीज उसको खींचने वाला होना चाहिए तो वो घूमेगा। जैसे अगर सन की चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, तो सन अर्थ को खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो अर्थ जो है सन की चारों तरफ घूम रहा है। वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का बात करें, तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस उसको खींच रहा है अपनी तरफ, तो ही इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, वो रिवॉल्व कर पा रहे हैं किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही यहां पे क्या प्रोवाइड कर रहा है, हमारा फोर्स जो है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड। तो यहां पे अगर हम देखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स का भी फॉर्मूला होता है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला था। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, mv/r²। ये हमारा फॉर्मूला किसका है, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। तो दोनों हो जाएंगे आपस में इक्वेट। पर यहां Q1 और Q2 का अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है, प्लस चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में रेडियस तो r मान लिया हमने, पर जो चार्ज है दोनों पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, उसको हम ई बोलते हैं ना। 1.6 वाला जो है हम लोग 10⁻⁻⁹ कूलम, ये हम लोग कर चुके हैं चैप्टर 1 में, नहीं 2 में ही किया था, फर्स्ट पार्ट में, है ना। तो ई का वैल्यू निकाले थे। प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है, बस चार्ज का क्या होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, दोनों पे चार्ज सेम है, तो दोनों को हम ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चार्ज को हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया, ये प्रोटॉन पे चार्ज हो गया। अब इसके बाद क्या बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, पर प्रोटॉन तो एक साथ रहते हैं सारे, है ना। तो यहाँ पे प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन आप कैसे निकालते हैं न्यूक्लियस का, वो इक्वल होता है उसके एटॉमिक नंबर से, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप प्रोटॉन का बात करें तो वो जेड ई उस पे चार्ज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक प्रोटॉन पे एक चार्ज है, 10 प्रोटॉन पे कितना होगा चार्ज, 10 चार्ज होगा। वैसे ही एक प्रोटॉन पे ई चार्ज है, तो जेड प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज होगा, जेड ई चार्ज होगा। तो इसको अगर हम इस फॉर्मूला में डालें, तो हमारे पास देखिए एफ का वैल्यू क्या आ जाता है, एफ इज इक्वल टू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई जेड ई बाय क्या है हमारा आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया किसका वैल्यू, ये हो गया हमारा फोर्स का वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू। तो अब हम देखें तो हमारे पास देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या वैल्यू है, mv²/r, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका वैल्यू ये है। तो ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे यही कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि जब रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों इक्वल हैं, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू mv²/r, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ये आप डिराइव किया अभी हम लोगों ने, ठीक है। घबराना नहीं है, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा लगता है देखने में, पर इस सेंटेंस का यही मीनिंग है। मीनिंग क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। ये हमारा फोर्थ जो है पोस्टुलेट बोर्ड्स लॉ में कह रहा है, ठीक है। तो अब है हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट, ठीक है। फिफ्थ पोस्टुलेट में देखिए क्या उन्होंने कहा, व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन नेवर गेन्स एनर्जी और लूज एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन ना ही एनर्जी गेन करता है,
ना ही एनर्जी लूज करता है, ठीक है। या इसको हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिट और सेल इज फिक्स। किसी भी ऑर्बिट में जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस ऑर्बिट का एनर्जी जो है वो फिक्स होता है, उस सेल का एनर्जी जो है वो फिक्स होता है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? समझिए, समझना यह है कि इलेक्ट्रॉन का अपना कोई एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी किसका है? सेल का है। जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है, जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है, वो किसका एनर्जी है? वो सेल का एनर्जी है, उसके सेल का, ठीक है। जितना एनर्जी उसके पास होगा वो उस सेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसको आप समझ सकते हैं। फिर से वही वाला बात, 90 मार्क्स वाला बात। जैसे कि किसी को बोला आपने कि 90 मार्क्स है, किसी को बोला 80 मार्क्स है, किसी को बोला 70 मार्क्स है, वो आपको ये इस जहां पे आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो उस बच्चे को 90 मार्क्स आया, तो वो डेक्स क्या था? वो डेक्स हो गया आपका सेल, वो 90 मार्क्स वाला सेल है, ठीक है। तो वहां पे वही इलेक्ट्रॉन बैठेगा जिसको 90 मार्क्स है ना, वही स्टूडेंट बैठेगा जिसको 90 मार्क्स है। यानी कि जो सेल है उसका एनर्जी फिक्स होता है, सेल का एनर्जी फिक्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करता है? वो ना ही एनर्जी लूज करता है ना ही गेन करता है, वो सिर्फ उस सेल में घूमते रहता है उसी एनर्जी के साथ। कौन से एनर्जी के साथ? जो एनर्जी उस सेल का है। ना ही स्टूडेंट का मार्क्स बढ़ रहा है ना ही स्टूडेंट का मार्क्स घट रहा है, वो 90 मार्क्स लेके ही उसी डेस्क पे बैठा हुआ है, वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो इस सेल को उन्होंने नाम चेंज किया, जिन सेल्स का एनर्जी लेवल फिक्स है उनको बोला स्टेशनरी एनर्जी लेवल। सेल्स को उन्होंने एक नया नाम दिया, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, ठीक है, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। तो इनके जो है नेम जो थे कुछ इस तरह थे कि फर्स्ट सेल का नाम हो गया के, n इज इक्वल टू 1, तो नाम हो गया के। n इक्वल टू मतलब सेकेंड सेल जो है जिसका एनर्जी फिक्स है वो L है, थर्ड सेल जिसका एनर्जी फिक्स है वो M है, फोर्थ सेल जिसका एनर्जी फिक्स है वो N हो गया, एंड सो ऑन जो है ये बढ़ते चला गया, ठीक है। तो यही कुछ यहाँ पे आपको फिफ्थ पोस्टुलेट में इन्होंने कहा। अब इन्होंने क्या बता दिया ना कि एनर्जी फिक्स है। अगर एनर्जी फिक्स है तो एनर्जी निकाल के बताओ कितना एनर्जी है, तो वही कैलकुलेशंस इन्होंने किया। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशंस तो नहीं करेंगे पर उनके रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो अभी हमने बताया पांचवा पोस्टुलेट में, मैंने नहीं बताया, बोर्ड ने बताया था, नील बोर्ड ने बताया था। क्या बताया था? एनर्जी जो है ऑर्बिट का फिक्स है। तो लोगों ने बोला कैलकुलेट करके बताओ अगर फिक्स है तो कितना है। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने बताया पहले कि इलेक्ट्रॉन में एनर्जी है कौन कौन सा। इलेक्ट्रॉन में दो तरह का एनर्जी है, एक है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। दोनों एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट है। ऐसा क्यों? जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मोशन में है। एनर्जी ड्यू टू द मोशन या एनर्जी ड्यू टू मोशन, कोई हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जब कोई एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट किसमें रहता है? मोशन में होता है, तो जो एनर्जी उसके पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मोशन में, इसमें काइनेटिक एनर्जी तो है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मान लिए। पोटेंशियल एनर्जी कहां से आया? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसके पोजीशन के कारण जो एनर्जी आता है, यही ना। अब जैसे मान लीजिए कि हमने इस मार्कर को यहाँ पे उठा के रखा है, तो इसमें एनर्जी आ गया, इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्यों एनर्जी आया? क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। वैसे ही तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है ना अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है, पर वो न्यूक्लियस से इतना दूर है, इतना न्यूक्लियस से दूर है इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस को खींच रहा है उसको अपनी तरफ, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगा ना। दोनों एनर्जी प्रेजेंट है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दोनों। अब अगर हम बात करें, किसका बात करें? एनर्जी अगर हम निकालने का बात करें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। m तो पता है, m को इलेक्ट्रॉन का, v कहां से लाएंगे? तो उन्होंने v कैलकुलेट किया, जो भी अभी हम लोगों ने फॉर्मूलाज देखे ना, एंगुलर मोमेंटम के साथ में आपका फोर्स का जो था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच में रिलेशन, उन्होंने इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके सारा कैलकुलेशंस किया। आप भी कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा। तो इन्होंने सबसे पहले रेडियस का वैल्यू बताया कि जो रेडियस है सेल्स का, जो सेल्स मैं बोल रहा हूं ना जिनमें कि आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं फिक्स है, नील बोर ऐसे बोल रहे थे कि जो सेल्स मैं बता रहा हूं जिसमें एनर्जी लेवल फिक्स है, वो कौन से सेल्स हैं? वो ये वाले सेल्स हैं जिनका की रेडियस 0.53 इंटू n² बाय z एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। n² क्या हो गया? n² हो गया नंबर ऑफ सेल, z क्या हो गया? उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है।
तो यही है यहाँ पे, ये हमारा रेडियस का वैल्यू हो गया उसका, उस सेल का। अब उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, उसका वेलोसिटी कुछ ऐसा है, कैसा है, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। जेड क्या हो गया, फिर से एटॉमिक नंबर, और एन क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल, जिस सेल में है उसके हिसाब से उसका वेलोसिटी है ये। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। इसके बाद अब वेलोसिटी निकल गया तो अब काइनेटिक एनर्जी भी उन्होंने निकाल दिया। काइनेटिक एनर्जी निकल गया क्या, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहां पे जो एनर्जी का यूनिट यूज किया था उन्होंने वो था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी भी डिराइव हुआ। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का डबल था पोटेंशियल एनर्जी, और नेगेटिव भी था पोटेंशियल एनर्जी। तो जब टोटल एनर्जी उन्होंने निकाला, टोटल कैसे निकालते हैं हम लोग, पोटेंशियल और काइनेटिक को जोड़ दीजिए, टोटल एनर्जी मिल जाएगा। तो टोटल एनर्जी ये आया कितना, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जो कि फिर था किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, इलेक्ट्रो वोल्ट में था एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रो वोल्ट में था। पर जब जूल में चेंज किए, एनसीईआरटी बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में यही एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है जूल में। ठीक है, कितना दिया हुआ है, -2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल। ये जूल में है हमारे पास क्या, टोटल एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे कैलकुलेशंस जो थे उन्होंने करके दिखाए थे वर्ल्ड को। ठीक है, तो यहां पे जो है हमने ये 5th पोस्टुलेट्स के कैलकुलेशंस देख लिए। तो ये है हमारा 6th पोस्टुलेट, इसका नील बोर का। उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लूज एनर्जी। अभी जस्ट 5वें पोस्टुलेट में बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है ना एनर्जी गेन कर सकता है ना लूज कर सकता है। तो क्या नील बोर पागल था? नहीं, पागल नहीं था। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें, ऑर्बिट में घूम रहा है ना, उस टाइम वो ना एनर्जी गेन करेगा ना लूज करेगा, वो उतना एनर्जी रखेगा जितना एनर्जी है, किसका है, सेल का है। पर जब जंप करने लग जाएगा, वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में वो जाने का इच्छा हुआ उसका, तो जाके वो क्या करेगा, वो एनर्जी गेन करेगा। जब वो एनर्जी गेन करेगा तो उसको हम एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाएगा, मतलब ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में चले जाएगा जब वो एनर्जी गेन करेगा। और जब वो एनर्जी लूज करेगा तो इसको हम बोलते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उस केस में क्या होगा, वो कम एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में चले जाएगा। अगर वो गेन किया तो वो क्या करेगा, वो अपना ऑर्बिट छोड़ेगा और ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में चले जाएगा। अगर उसने लूज किया तो वो अपना ऑर्बिट छोड़ेगा और वो कहां चले जाएगा, कम एनर्जी में चले जाएगा। इसको भी आप कैसे समझ सकते हैं, रिवॉल्यूशन को समझ लीजिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, और जंपिंग को समझ लीजिए कि आपका एग्जाम है। ठीक है, फिर वही है कि 80-90 वाला डेस्क है। ठीक है, किसी स्टूडेंट्स को 90 मार्क्स था पहले वाले टेस्ट में, अब फिर से टेस्ट हुआ, अब उसको 80 मार्क्स आ गया, तो क्या वो उसी ऑर्बिट उसी डेस्क पे रहेगा? नहीं, उसको 80 वाले डेस्क पे बैठना होगा, है ना। तो अब 80 वाला, अगर जो 80 वाला था उसको 70 हो गया या 90 हो गया, तो फिर वो अपना डेस्क चेंज करेगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है और ज्यादा एनर्जी मिल जाता है अपने वाले ऑर्बिट से, तो वो चले जाता है दूसरे ऑर्बिट में जिसमें की ज्यादा एनर्जी है। अगर वो एनर्जी लूज करता है इलेक्ट्रॉन, और इतना एनर्जी हो जाता है कि वो दूसरे ऑर्बिट में चले जाए कम और एनर्जी वाले ऑर्बिट में, तो वहां से चले जाता है वहां पे। यही सेम चीज यहां पे होता है, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, पर यहां पे बहुत सारे कंडीशंस हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम लोग इस पोस्टुलेट को समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी कब गेन करेगा या कब लूज करेगा, कैसे मूवमेंट होगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, एक सेल से दूसरे सेल में, समझते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला डिराइव किया था, उन्होंने या एनर्जी का वैल्यू जो डिराइव किया था कि नील बोर ने, उन्होंने कहा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रो वोल्ट जो है, ये एनर्जी आप निकाल सकते हैं किसी भी सेल का। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम हमने लिया और उसके चार्ज सेल्स का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन एनर्जी का वैल्यू आया -13, 1 हो गया उसका एटॉमिक नंबर, और उसका सेल भी 1 है, 1/1 तो वही रह गया। इसके बाद हमने 2 पुट किया n में, तो जेड तो 1 ही रहेगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, सेल का वैल्यू 2, सेकंड वैल्यू पुट किया तो यहाँ 4 हो गया। फिर थर्ड और फोर्थ सभी का हमने वैल्यू एक एक करके निकाल लिया। किसका वैल्यू निकाला है? एनर्जी का वैल्यू निकाला है। इलेक्ट्रो वोल्ट में भाई ये एनर्जी है। ठीक है, जूल में नहीं निकाल रहे हैं। जूल में आपका इच्छा निकाल सकते हैं, जूल वाला भी हम लिख चुके थे। ठीक है, जूल में भी आप निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रो वोल्ट में, जब यहाँ पे हमने चारों सेल्स की एनर्जी रख दी है,
तो अब एक चीज आपको देखने को मिल रहा है, एनर्जी क्या है, नेगेटिव में है। एनर्जी नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन का, तभी ना हमको जब इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी, कि इतना एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ जाता है, उसका एनर्जी नेगेटिव है, उसको आपको जीरो करना होता है तो बाहर आता है, ठीक है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करना होता है, ये चीज होता है यहाँ पे। तो इसका एनर्जी नेगेटिव है, तो -13.6 और -3.4 में कौन सा बड़ा है? ऑफ कोर्स -3.4 बड़ा है ना। मतलब एनर्जी बढ़ते जा रहा है, एनर्जी आप जो है आपका अगर नेगेटिव साइन हटा दे तो मैग्नीट्यूड तो घटते हुए दिख रहा है, पर यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन है, इसलिए ये एनर्जी बढ़ते जा रहा है, ठीक है, एनर्जी बढ़ते जा रहा है, हर एक ऑर्बिट का जैसे जैसे ऑर्बिट आ रहा है वो एनर्जी बढ़ते जा रहा है। अब इसके बाद हम आगे बात करें तो अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो क्या होगा, तो वो इसमें आएगा, पर कितना एनर्जी गेन करेगा? मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि आपके किस ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, n = 1 है जहां पे, उसका एनर्जी कितना है? उसका एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इतना ही एनर्जी है। अब बोला उसको कि चलो तुम ना 8 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी गेन कर लो, कितना गेन कर लो? 8 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी गेन कर लो, तो क्या आएगा? -5.6 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगा, पर -5.6 का तो कोई सेल ही नहीं है, अरे ये क्या हो गया? तो वो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन ही नहीं करेगा, ठीक है, यही कंडीशन है, इसी कंडीशन के बारे में मैं बात कर रहा था कि अगर बोला उसने कि 8 इलेक्ट्रोवोल्ट तुम एनर्जी गेन कर लो तो तुम क्या होगे, तुमको एनर्जी ज्यादा मिल जाएगा, पर आया कितना? 8 इलेक्ट्रोवोल्ट गेन करने के बाद -5.6 आया इलेक्ट्रोवोल्ट, जो कि है ही नहीं यहां पर नहीं है, तो वो एनर्जी गेन नहीं करेगा ये वाला, ठीक है, वो एनर्जी उतना ही गेन करेगा जिससे कि वो यहां आ सके या यहां आ सके या यहां आ सके, इन सभी सेल्स में आ सके, यही होता है, ठीक है। तो अब वो कितना एनर्जी गेन कर सकता है? वो एनर्जी गेन करेगा 10.2। अगर वो 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट बोले उसको कि एनर्जी गेन कर लो, तो देखिए कितना हो जाता है, ये -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाता है, 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट हो गया, और ये तो सेकंड सेल का एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी बोलेगा हाँ मैं ये एनर्जी गेन कर लूंगा। पर इससे कम अगर आप बोलिएगा या इससे ज्यादा अगर बोलिएगा, जो कि जिससे कि ये वैल्यूज ना आए, तो कभी गेन नहीं करेगा एनर्जी, ठीक है। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि वो उतना ही एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन जितना कि दो सेल्स के बीच का डिफरेंस है। यही है ना, अगर आप 13.6 जो है ये घटा दें, किसमें घटा दें? 3.4 में, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 10.2। ये डिफरेंस है, दो सेल्स के एनर्जी का डिफरेंस है। उतना ही एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन जो किसी दो सेल्स के एनर्जी का डिफरेंस है, उतना ही एनर्जी गेन करेगा, उतना ही लूज करेगा। अब यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या होगा, मान लीजिए कि उसको यहां पहुंचना है, तो इन दोनों सेल्स के एनर्जी का जो डिफरेंस है, इतना ही एनर्जी वो गेन करेगा। तो यहां से आपके पास डेल्टा ई का फॉर्मूला आता है, ठीक है, डेल्टा ई मतलब चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू, ठीक है, क्या E2 माइनस E1 हो सकता है, सेकेंड सेल और फर्स्ट सेल का डिफरेंस हो सकता है, या कोई भी सेल्स का डिफरेंस हो सकता है, क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, E3 माइनस E2 भी हो सकता है, या E1 भी हो सकता है। किसी भी सेल्स के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा डेल्टा ई के बराबर होगा, और डेल्टा ई मतलब चेंज इन एनर्जी, यानी जो एनर्जी वो गेन कर रहा है या जो लूज कर रहा है, तो वो किसके इक्वल होगा? किसी भी दो सेल्स के एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगा। एनर्जी का फॉर्मूला ये है, या अगर आप इसको किस में लिखना चाहें, जूल में लिखना चाहें, तो वो कितना हो जाएगा? -2.18 इंटू 10⁻⁸ 18, और इंटू किसके हो जाएगा? वही Z²/m² जूल, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन के केस का बात करें, तो हाइड्रोजन के केस में ये Z हट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 आ जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा, ठीक है। और इस चीज को हम लोग RH भी बोलते हैं, ठीक है, इस कांस्टेंट को हम लोग RH से डिनोट करते हैं। एनसीईआरटी बुक में आपके क्या फॉर्मूला दिया हुआ है आप देख सकते हैं, E = -RH इंटू 1/m²। ये फॉर्मूला दिया हुआ है एनर्जी का। ये किसके एनर्जी का है? ये हाइड्रोजन के एनर्जी का है, ठीक है, ये हाइड्रोजन के एनर्जी का फॉर्मूला है। तो ये वाला आप इस तरह से लिख सकते हैं, एनर्जी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं, वो आपका इच्छा है कैसे आप लिखते हैं। पर ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा 6th पोस्टुलेट था बोर का। अब इतना सब कुछ बोर ने बताया, क्यों बताया होगा, ये सोचिए। जो दो चीजें जिसके कारण रदरफोर्ड का मॉडल खराब हो गया,
फेल हो गया, उसको प्रूव करने के लिए एक चीज तो इन्होंने पहले ही प्रूव कर दिया कि एनर्जी को जो है इलेक्ट्रॉन ना लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है। लूज कर रहा है तो दूसरे सेल में चले जा रहा है, गेन कर रहा है तभी दूसरे सेल में चले जा रहा है, तो उससे वो इलेक्ट्रॉन से नहीं टकरा रहा। मैक्सवेल थ्योरी को इन्होंने यहाँ पे मतलब हटा दिया कह सकते हैं आप। लेकिन दूसरा अभी भी बचा हुआ था। दूसरा क्या था? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के बारे में, कि ऐसा क्यों हो रहा था कि कोई कलर ज्यादा दिख रहे थे, कोई कलर कम दिख रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन किया। ऐसे तो हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के बारे में अगले वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप जानिए इन्होंने क्या बताया कि जैसे जब हम लोग व्हाइट लाइट को पास कर रहे हैं प्रिज्म से, तो वो 7 कलर्स में टूट रहा है। हर एक कलर का अपना अपना वेवलेंथ, हर एक कलर का अपना अपना वेवलेंथ, हर एक कलर का अपना अपना एनर्जी, है ना। तो यहां पे यही ना हुआ कि सारा एनर्जी वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। जब हमने हाइड्रोजन से पास किया, किसको? व्हाइट लाइट को पास किया, तो वो वायलेट इंडिगो ज्यादा थे पर ब्लू बहुत कम था। ब्लू कम था या ब्लू नहीं था? क्यों नहीं था? क्योंकि ब्लू का जो एनर्जी है ना, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के एनर्जी जितना चाहिए उसको जंप करने के लिए उसके बराबर था। तो ब्लू वाला एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने अब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए वो ब्लू वाला एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लू लाइट वहां पे शो नहीं हो रहा है। इन्होंने इस तरह एक्सप्लेन किया, मतलब कि जब हम किसी गैस से जब लाइट पास कर रहे हैं और अगर कोई कलर वहां पे दिख नहीं रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग ये है, क्या मीनिंग है कि उस कलर में जितना एनर्जी था वो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन ने अब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए वो एनर्जी अब वो कलर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन्होंने इस तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। तो अब हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज हमने नील बोर के मॉडल को इन डिटेल डिस्कस किया है। कोई डाउट मुझे नहीं लगता इस टॉपिक से रह गया होगा, अगर है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लियर हो जाएगा। यहां तक आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक